गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक कंपनी अकाउंट चल रहा था। इश्यू ऑफ शेयर की डिस्कशन करेंगे। वैसे आपको मैंने इसके वीडियो शेयर कर दिए थे, लेकिन फिर भी इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू, तो ये सारा कुछ अपन इसमें देखना होता है कि शेयर, हाउ द शेयर्स कैन बी इशूड ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल, द शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इन सब का क्या ट्रीटमेंट है। तो आप देखो कि सबसे पहले कंपनी को फंड चाहिए। फंड कहां से आएंगे? प्रमोटर ने कंपनी बना दी, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है। फंड शेयर इशू करके आएंगे, शेयर चाहे इक्विटी इशू हो चाहे प्रेफरेंस। लेकिन फर्स्ट इशू जो है कभी प्रेफरेंस का नहीं हो सकता। विदाउट हैविंग इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू हो सकते हैं? प्रेफरेंस को फिर प्रेफरेंस किस पे, अगर ओनली प्रेफरेंस होंगे? नो, इक्विटी इशू करती है, पैसा अरेंज करती है, इक्विटी से लगता है कंपनी को, और अरेंज नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस में लोग थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हो जाते हैं कि रिस्क कम है, इक्विटी से पहले मिलेगा पैसा और डिविडेंड भी फिक्स मिलेगा। कई बार इक्विटी की बजाय प्रेफरेंस में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। चलो, वो और पैसे की जरूरत रहे मान लो, तो फिर प्रेफरेंस के बाद और पैसा चाहिए तो फिर लोन लेना पड़ेगा आपको, बैंक लोन, या फिर क्या इश्यू करने पड़ेंगे? डिवेंचर, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लोन। तो अपने को ये सारी प्रोसेस फॉलो करनी है शेयर इश्यू करने के लिए। प्राइवेट कंपनी तो अपने सर्कल, जो अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, वहां से पैसा इकट्ठा करती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। लेकिन एक पब्लिक कंपनी तो ओपनली पब्लिक से कलेक्ट करती है बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। वैसे पब्लिक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लगता है हम ही शेयर ले लेंगे या हमारे रिलेटिव ले लेंगे, डायरेक्टर ले लेंगे, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं रहती। यानी कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेटली प्लेस कर सकती है शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर सकती है। ओके, तो ये बता रहा है एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन जो है बाय कंपनी एक्ट, मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर ये होनी चाहिए। लेकिन सेबी टाइम टू टाइम क्या है रूल, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से बनाता है। वो कहता है मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस का 25% एप्लीकेशन होनी चाहिए। सेबी को मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से पार है इस तरह का रूल बनाने की। तो सेबी कहता है इशू प्राइस 100 वाला 120 में इशू कर रहे हो 20% प्रीमियम, तो 120 का 25% यानी मिनिमम 30 रुपीज़ की एप्लीकेशन हो, सेबी कहता है। वैसे कंपनी एक्ट में तो लिखा है 5% कम से कम होनी चाहिए, लेकिन सेबी ने ये रेट बढ़ा दी है, वो इशू प्राइस के 25% की बात करता है। जब एप्लीकेशन मनी आता है तो प्रमोटर के हाथ में नहीं आता, वो एस्क्रो अकाउंट में, इन शेड्यूल्ड बैंक, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है। जब वो पैसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा आ गया पब्लिक कंपनी के केस में, तो ये प्रमोटर जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको इनवाइट करता है कि हाँ कांग्रेट्स करके कि इतने शेयर आपको अलॉट होंगे, इस तरह। तो वो उन लोगों को इनवाइट करता है, वो शेयर होल्डर आएंगे, डायरेक्टर फाइनल करेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कंपनी आगे चलानी है, प्रमोटर को क्या करना है, इसको कोई पोस्ट देनी है क्या, वो डिसाइड करेंगे और वही पैसा निकाल लेंगे। ये प्रमोटर के हाथ में एप्लीकेशन आ जाए तो पता लगा कंपनी बना बना के प्रमोटर जो है एप्लीकेशन ले लेके भाग जाए लोगों की, इसके हाथ में नहीं आता। ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है। ये 5% 25% वाला बता दिया। जो कॉल मनी होती है ना, कॉल मनी 25% ऑफ फेस वैल्यू से ज्यादा ना हो ईच कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल, मैक्सिमम 25% ऑफ फेस वैल्यू
जनरली इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर शेयर फेस वैल्यू 100 वाला है तो फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25, इससे ज़्यादा ना हो कि एकदम से एप्लीकेशन थोड़ी ले लो, अलॉटमेंट थोड़ी ले लो, एकदम से कॉल आके बता दो इतने रुपए और बंदा भर ना पाए और फॉरफिट हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि अब सोच समझ के पैसा लगाएगा, एप्लीकेशन अच्छी बना दी। 5% में तो क्या बंदा फंस गया थोड़े से पैसे देके, बाद में अलॉटमेंट कॉल में दिक्कत है, फॉरफिट हो जाएंगे बेचारे के शेयर। तो अब उन्होंने बना दिया इशू प्राइस का 1/4 एप्लीकेशन में आए, इतने पैसे आएंगे तो शायद अगले भी वो बंदा दे देगा। तो एप्लीकेशन अच्छी बना दी, 25% ऑफ इशू प्राइस। और अलॉटमेंट पे कोई रूल नहीं, कितना मर्जी अमाउंट रख सकते हैं अलॉटमेंट में, लेकिन कॉल जो है 25% इशू प्राइस से कम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इशू प्राइस का 25% कॉल फर्स्ट और सेकेंड। ओके तो बता रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम आई तो इशू कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं होता कि 1 लाख शेयर का इशू निकाला, एप्लीकेशन 70,000 के लिए आई सब्सक्रिप्शन, आपको जी अंडर सब्सक्रिप्शन है चलो 70,000 शेयर ही बेच लो, ना ना ना, इशू ही कैंसिल हो जाएगा। फेथ नहीं है आपके इशू पे लोगों को, तो ये वापस करने पड़ जाएंगे 70,000 शेयर की भी पैसे एप्लीकेशन। मिनिमम कितनी आनी चाहिए? 90%। इससे बचने के लिए कि कहीं इशू ना कैंसिल हो जाए, कंपनी थोड़े थोड़े करके इशू निकालती हैं, इकट्ठे नहीं निकालती शेयर। और मोर ओवर अंडर राइटर से सेटिंग करती हैं। अंडर राइटर जो है वो कमीशन लेता है। अंडर राइटिंग कमीशन जो होता है ये गारंटी लेता है कि शेयर ना बिके तो मैं खरीदूंगा। ऑन शेयर्स, कमीशन ऑन शेयर्स मैक्सिमम हो सकता है 5% ऑफ इशू प्राइस। कमीशन ऑन डिवेंचर्स मैक्सिमम 2.5% ऑफ इशू प्राइस। इससे सस्ता मिल गया बार्गेनिंग करके तो बढ़िया बात है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मान लो कोई अंडर राइटर 4% में ही मान गया कि मैं बिकवा दूंगा शेयर, वरना मैं गारंटी लेता हूं, मैं खरीदूंगा, तो वो 4% में मान गया, अच्छी बात है। 6 नहीं हो सकता। इशू प्राइस का मैक्सिमम 5% और डिवेंचर पे कितना? इशू प्राइस का मैक्सिमम 2.5%। डिवेंचर बेचने आसान है, कर्ज है कंपनी के ऊपर, तो 2.5 वो जल्दी बिक जाएंगे क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। लॉस के केस में भी मिलता है इंटरेस्ट डिवेंचर पे। कर्ज है कंपनी के ऊपर, पहले पेमेंट होगी क्रेडिटर से भी, मतलब डिवेंचर के ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन 2.5% रखा गया है। तो ये बता रहा है शेयर इशूड एट पार, पार पे शेयर इशू की एंट्रीज। अब ये क्या बताऊंगा मैं, बैंक टू एप्लीकेशन। सबसे पहले पैसा क्या आएगा? एप्लीकेशन। जब तक एप्लीकेशन का पैसा नहीं आएगा तो हमें क्या पता कौन शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। मान लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड कॉल बना रखी है आपने, ये मान लो 30 रुपीज़ है, ये 35, इसमें 10 रुपये प्रीमियम के भी हैं। $110, तो 1000 शेयर हैं मान लो, 100 ईच फेस वैल्यू है, इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं, 16,110। तो आप देखो इसमें एप्लीकेशन आएगी सबसे पहले बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नरेशन लिखनी है जब भी जर्नल करनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कुछ भी लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो 1000 इंटू 30 जो एंट्री है वही लिखना होता है नरेशन में। ओके, फिर देखो पहले पैसा आया तब जाके इनका कैपिटल का अमाउंट कन्वर्ट हुआ, ड्यू हुआ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 30। अब लेकिन इसके बाद फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले पैसा आता है, देन आफ्टर कैपिटल का पैसा ड्यू होता है। लेकिन एप्लीकेशन के बाद अब तो बंदे फंस चुके हैं, हमारी नॉलेज में आ चुके हैं कि ये बंदे को शेयर दिए इतने 1000 शेयर, तो अब जो अलॉटमेंट है वो पहले ड्यू होगी, ड्यू पहले होगी, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी कि पैसा लेना है, डिमांड रेज होगी। तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 1000 इंटू 35, 35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1000 शेयर पे 25 रुपए कैपिटल के हैं, 10 रुपए प्रीमियम के, 25,000। तो टू क्या कर दोगे?
सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी पहले पैसा अपना ड्यू हुआ है कि हाँ डिमांड रेज होगी कि तुमसे ये पैसा लेना है, पैसा आएगा बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ड्यू पहले हो गया, रिसीव बाद में। फर्स्ट कॉल का भी ऐसे है, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी ड्यू पहले हो गया, पैसा लेना है अपने जो 1000 इंटू 20, 1000 शेयर पे 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है तो 20,000, ठीक है, आएगा बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, समझ आया? किसी को भी डाउट? यानी सेकंड कॉल भी इसी तरह, ड्यू पहले होगी, अमाउंट रिसीव बाद में होगा। ओके, तो ये पैसा इस तरह कंपनी के पास आएगा। अगर मैं कहूं क्वेश्चन में इतनी ही कैपिटल ड्यू हुई है तो बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा, कंपनी की बैलेंस शीट देखना कैसे बनेगी। आप देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर हैं, 1000 शेयर, तो आप कहना सेकंड कॉल तो ड्यू ही नहीं हुई 25 की, 75 ही पेड है, फेस वैल्यू 100 है, अभी सेकंड कॉल तो ड्यू ही नहीं हुई ना, अभी फर्स्ट कॉल तक क्वेश्चन है तो 75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चला गया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 1000 शेयर हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा है, 100 का 110 में बेच रहे हैं तो 10,000, और आप इधर बैंक बैलेंस में आ जाओगे तो आप कहना 1000 शेयर है, 85 रुपीज मिल चुके होंगे, क्योंकि सेकंड कॉल 25 छोड़ दो, 30, 35 और 20, 85 मिल चुके होंगे, 85। बैलेंस शीट रेडी है, इस तरह बैलेंस शीट बनती है। क्लियर? 85 समझ आया? अब मैं कह दूं सेकंड कॉल भी ड्यू हुई पर 200 शेयर के डिफॉल्टर ने सेकंड कॉल नहीं दी, शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो 1000 शेयर पे सेकंड कॉल है 25 रुपए के हिसाब से 25,000, लेकिन 200 शेयर के डिफॉल्टर ने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अब देखो 25,000 में से माइनस कर दो, 200 शेयर के मालिक ने 25 रुपए के हिसाब से अरियर है, डिफॉल्ट किया है, कॉल नहीं दी, तो 20,000 ही आया अपने को। 800 इंटू 800 इंटू 25 आया, यानी कि 25,000 रुपये आने चाहिए, लेकिन 200 के शेयर ने 25 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी, 20,000 रुपये आया। अभी इसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, इसके शेयर क्या है अभी फॉरफिट होने बाकी हैं, अभी तो ये पैसा ड्यू हुआ पर मिला कितना अपने को 20। ये डेबिट इशारा करता है, ये 25 है और ये 20, इससे पता लगता है सेकंड कॉल डेबिट 25, क्रेडिट कितनी 20, तो 5,000 डेबिट क्या बताता है, या तो ये डेबिट 5,000 असेट्स में दिखाओ या लायबिलिटी में से कट करके दिखाओ, ये आप पे है। ये डेबिट बैलेंस इशारा कर रहा है, डेबिट है 25, क्रेडिट है 20, 5,000 डेबिट इशारा कर रहा है कि आपको या तो क्या दिखाना है असेट्स में या फिर कैपिटल में से काट के दिखाओ। ये पूरा क्वेश्चन चला है 100 तक, कितना हो गया 1 लाख, लेकिन नहीं, आपको यहां कॉल्स इन अरियर काट के दिखाना है। कितने रुपए, 200 शेयर पे 25 रुपए की सेकंड कॉल नहीं आई, 5,000 पे काट के दिखाना है, कितना 95, और प्रीमियम में ये 10,000 है। यहां पे ठहरो, बैंक बैलेंस कैसे बनाते हैं, सारा पैसा दे देते तो क्या होता, 1000 शेयर पे 110 के हिसाब से 1,10,000 रुपये आ गया होता, लेकिन अरियर भी तो है, 200 शेयर वाले ने 25 रुपए के हिसाब से 5,000 नहीं दी अरियर, तो अपने को 1,05,000 आया है। तो टोटल करोगे, इधर भी 1,05,000, इधर भी 1,05,000। समझे बैलेंस शीट कैसे बन रही है? डायरेक्ट सोचो, शेयर कैपिटल जोड़नी नहीं है कि सारी शेयर कैपिटल जोड़ लो और जोड़ के लिख दो, ना, आपको सीधा सोचना है कि कैपिटल में कितने पैसे, कोई डिफॉल्ट ना होता तो 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से लाख रुपए जाते, अरियर होने की वजह से 5 काट दिए 95,
प्रीमियम में पूरे 10 पड़े हैं, बैंक बैलेंस में कोई डिफॉल्ट ना होता तो 1000 इंटू 110 1,10,000 जाता, पर डिफॉल्ट होने से 5,000 कम गया तो 1,05,000। कुछ लोग इसकी जगह ये एंट्री भी कर लेते हैं, इसकी जगह वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, यहां पे क्या कर लेते हैं, कॉल्स इन अरियर डेबिट कर लेते हैं, कॉल्स इन अरियर डेबिट 5 2 शेयर सेकंड कॉल। इससे पता क्या होता है, सेकंड कॉल पूरी ड्यू हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखो सेकंड कॉल डेबिट 25 क्रेडिट 25, सेकंड कॉल का खेल खत्म, पर एक नया खेल अरियर डेबिट आ जाता है। अब कॉल्स इन अरियर डेबिट का डेबिट पड़ा है, क्रेडिट तो हुआ नहीं, फिर ये या तो सेट्स में आएगा या लेस करके दिखाएंगे। यानी आप एंट्री ये वाली करो या ये वाली करो, फर्क नहीं पड़ता, एक एंट्री कर दो, कोई कर दो, या तो अरियर डेबिट कर दो तो सेकंड कॉल पूरा हो जाएगा 25, डेबिट 25 क्रेडिट 25, खेल खत्म। अरियर डेबिट 5,000 लेस करके दिखाना ही है। या फिर आप ये एंट्री करते हो इसके साथ ये वाली, तो इस केस के अंदर क्या है, 25 डेबिट क्रेडिट 20, 5,000 डेबिट इशारा करता है कि अरियर का अमाउंट है। क्लियर? इस तरह से आपको ये सारी एडजस्टमेंट करके दिखानी है, पैसा बैलेंस शीट में कैसे जा रहा है आपको देखना पड़ सकता है। चलो अब ये वाला पैसा जो है अपने को नहीं आया, 5,000 रुपये क्या अरियर, मैं कहता हूं इसके शेयर फॉरफिट कर लिया अपने, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, 200 शेयर फॉरफिटेड, डिफॉल्टर ने पैसा नहीं दिया, 200 शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिट की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट करके खत्म कर दिया जाता है। 200 शेयर पे क्वेश्चन कितने रुपए पेड तक चला, सेकंड कॉल नहीं दी वो ठीक है, पर क्वेश्चन पूरे 100 रुपए ड्यू हुआ कैपिटल के 100 रुपए ड्यू हुआ, 10 रुपए तो प्रीमियम के, तो 100 रुपए 200 शेयर पे 100 ईच कितना हो गया 20। क्या नहीं दिया उसने, आप देखो उसने सेकंड कॉल नहीं दी, 25 डेबिट क्रेडिट 20, तो आप यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट लिखेंगे। और जिन्होंने वो एंट्री की अरियर डेबिट किया है कॉल इन अरियर, उनकी सेकंड कॉल पूरी 25 क्रेडिट हो जाती है, तो वो अरियर डेबिट है तो अरियर क्रेडिट करेंगे, वो आप पे है, कॉल इन अरियर करेंगे कि 25 है ना, तो 5,000 क्या दिया है उसने, वो कहां जा रहा है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। एक बात है इसमें आप पढ़ा करते हो, अगर उसने अलॉटमेंट दे दी इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट आ गया, प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं करना डेबिट करके। बाय चांस बंदे ने अलॉटमेंट भी ना दी होती तो इसका मतलब अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दी, तो यहां पे अपन क्रेडिट करते हैं जब 2 शेयर अलॉटमेंट, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम करते हैं, तो बराबर करने के लिए क्रेडिट डेबिट शेयर प्रीमियम को कैंसिल करना होगा। किस चीज का प्रीमियम, जब पैसे तो आए ही नहीं, अपन ये प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं हम लोग, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन बैंक 2 शेयर कैपिटल डिफॉल्टर ने दिए नहीं, तो जब प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं तो क्या फायदा क्रेडिट करके, जब मिला तो है नहीं, तो प्रीमियम को कैंसिल कर देते हैं डेबिट करके। लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, अभी फर्स्ट कॉल भी मिल चुकी है, तो प्रीमियम क्यों कैंसिल करें, नहीं करना कैंसिल। वो तो अलॉटमेंट ना ही होती तो इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट क्रेडिट करते तो प्रीमियम डेबिट होता। फिलहाल फॉरफीचर में कैपिटल का पैसा जाता है, प्रीमियम का कभी नहीं। तो आप ये 200 शेयर पे क्या पैसा आया है उसका बोलो, 30 रुपए एप्लीकेशन के आए हैं, अलॉटमेंट के कैपिटल के बोलो 25 और फर्स्ट कॉल के 20, यानी वैसे तो उसके 85 आ गए हैं, पर 10 रुपए प्रीमियम के छोड़ो तो ये कितने आए हैं 75। 200 शेयर पे 75 रुपए के हिसाब से 15,000। अभी ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, री इशू नहीं हुए, तो इसलिए कंपनी की बैलेंस शीट जो बनेगी वो किस तरह बनेगी देखना। कंपनी की बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब शेयर ही फॉरफिट हो गए, अरियर नहीं है, अब अरियर तो कैंसिल हो गया, जब वो फर्स्ट सेकंड कॉल क्रेडिट कर दी, 5 पूरे हो गए, 25 डेबिट 20 यहाँ 5 यहाँ क्रेडिट 25 पूरे, अरियर नहीं बचा, शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। अब शेयर कितने रह गए, 1000 शेयर थे, 200 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो 800 शेयर हैं, 100 रुपी ईच, फेस वैल्यू 100 वाले 80,000। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलो,
सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हुआ ही नहीं, 1000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितना, 10,000। फिर बैंक बैलेंस बोलो, बैंक बैलेंस सब सारा पैसा दे देते 1000 शेयर पे 110 के हिसाब से तो 1,10,000 बन जाता, लेकिन कुछ लोगों ने डिफॉल्ट किया, 200 शेयर पे 25 रुपए की सेकंड कॉल नहीं दी तो 5,000 रुपये नहीं आया, तो हमें पैसा कितना आया, 1,05,000 रुपये आया। डिफॉल्टर ने दिया ही नहीं 5,000 रुपये, तो ही तो उसके शेयर फॉरफिट किए, ये रहा 5,000 रुपये, तो फॉरफिट किए तो हमें 1,05,000 आया। अब ये शेयर फॉरफीचर इधर कैपिटल के नीचे ही पड़ा रहता है, क्योंकि कौन जाने कि इन शेयर को दोबारा बेचें तो क्या पता कितने घाटे में बेचने पड़ जाएं, तो ये फॉरफीचर का पैसा यूज कर लिया जाएगा। कितने रुपए पड़ा है फॉरफीचर, 15,000 रुपये पड़ा है। तो आप टोटल कर लो, इधर का टोटल 1,05,000, इधर का टोटल 1,05,000, बैलेंस शीट तैयार है। आपको बैलेंस शीट की प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए। बाकी मैं सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बैलेंस शीट पूछता नहीं है, वो बैलेंस शीट नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे, मैं तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट पे इफेक्ट इस तरह से आता है। डायरेक्ट बनानी है आपने बैलेंस शीट, ना कि वो शेयर कैपिटल क्रेडिट 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 जोड़ लो, डेबिट माइनस कर लो उधर, फिर वो बैंक 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 जोड़ता जा रहा है, ऐसे सारे बैंक 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 जोड़ लेता है, फिर देखता है डेबिट क्रेडिट कौन सा बैलेंस है, वो देखता है कि कहाँ लिखूँ। ये +2 वाला बच्चा करता होगा, हम सीए स्टूडेंट हैं, हमें डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए बैलेंस शीट की कि सारी चीज़ें कैसे फिट होती हैं बैलेंस शीट में। जर्नल ना करें फिर तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या है। अभी वो शेयर फॉरफिट हुए हैं, री इशू नहीं हुए, तो वो सारी बात जो है यहाँ पे आपको फॉलो करनी है। क्लियर। अब फिर क्वेश्चन बदल लूँ, मैं कह दूँ इस 200 में से 150 शेयर इशू कर दिए, आउट ऑफ 200 फॉरफिटेड शेयर्स 150 शेयर्स रीइश्यूड एट, हमें कितने रुपए मिले इन पे कैपिटल के, 75, ये नहीं मिले अपने को, बाकी तो 85 में 10 प्रीमियम के हैं तो 75 रुपए कैपिटल के मिले। ये मिनिमम इश्यू प्राइस क्या होना चाहिए इनका, मिनिमम इश्यू प्राइस 100 रुपये फेस वैल्यू है, 75 रुपये ऑलरेडी रिसीव्ड हैं, ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मिनिमम 25 रुपये से सस्ता नहीं बेचा जा सकता। यानी आप इनको सस्ता इशू कर सकते हो, इस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं माना जाता, क्योंकि डिस्काउंट क्या, ये तो ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं, 75 फॉरफीचर में जा चुके हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 75 दिया जा सकता है, डेबिट फॉरफीचर होगा ना कि डिस्काउंट। तो 25 रुपये कम से कम बेचना है, अगर 25 भी ना आए तो फिर तो आपके 100 रुपये पूरे नहीं होने, तो मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हो जितना फॉरफीचर में गया है कैपिटल का 75, मिनिमम इशू प्राइस 75 रहना चाहिए। चलो मुझे कह रहा है ये इशू किए मान लो 60 ईच, 60 रुपये में एक बेच दिया, तो एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 150 शेयर बेच दिए 60 रुपये के हिसाब से, कितने के, 9,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, 150 शेयर फेस वैल्यू 100 फुली पेड बेच दिए हैं 15,000। अब नुकसान हुआ है वो कहाँ से ले लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले लो, 150 शेयर पे नुकसान 40 रुपये ईच, कितना हो गया, 6,000। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फॉरफिट कर रखा है तो एक तरह से वहां से ले लो। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो फॉरफीचर में पैसा गया है वो कितना गया था और री इशू में नुकसान कितना हुआ, तो आप देख सकते हो शेयर फॉरफीचर फॉर 150 शेयर कितना रहा होगा, आपके फॉरफीचर में 15,000 रुपये हैं, 15,000 रुपये कितने शेयर पे, 200 शेयर पे, तो 150 शेयर पे कितने पैसे गए होंगे फॉरफीचर में, देख लो 15,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 150, 11,250 जो हैं गए होंगे, लेस डेबिटेड ऑन री इशू, ऑन री इशू, री इशू पे डेबिट हुआ 6,000, जो बच गया कंफर्म 6,000 कम करके 5,250। अब इसकी कोई टेंशन नहीं, कंफर्म हो गया, जो लॉस होना था हो गया है, 150 में 6,000 बचा हुआ, ये ट्रांसफर टू कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये रूटीन का प्रॉफिट नहीं है जो जर्नलिज्म में जाए, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो आप एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, आप 5250 कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। इस तरह से अपना ये कैपिटल रिजर्व पूरा हो गया। क्लियर। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाने को कह रहा हूं, लो दोबारा ही बना देता हूं, बैलेंस शीट बनाने को कह रहा हूं कंपनी की आफ्टर फॉरफीचर, तो आप कैसे एंड रीइश्यू कैसे बनाएंगे ये बैलेंस शीट, देखना कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो पहले तो बताओ 800 शेयर रह गए थे, 1000 शेयर थे, 1000 शेयर में से 200 आपने फॉरफिट कर लिए थे, अब 150 रीइश्यू कर दिए। शेयर कितने हो गए, 950 शेयर हो गए, फेस वैल्यू 100 ईच, 95,000 के। बैलेंस शीट यूं बनानी चाहिए, ना कि एक एक कैपिटल जोड़ो, बैंक बैलेंस जोड़ लो सारे जर्नल से, ना ना, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 1000 शेयर में 200 फॉरफिट किए, 800 रह गए, 150 रीइश्यू किए, 950 हो गए, 95,000। शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा पड़ा है, देखो वैसे तो आप बैलेंस निकाल सकते हो पर जरूरत नहीं, 15,000 था फॉरफीचर में, जब शेयर कितने थे 200। अब 200 शेयर में से 150 रीइश्यू कर दिए तो 50 ही रह गए, तो 50 का 1/4 3750 फॉरफीचर में पड़ा है, ऐसे निकाल लो। या फिर आप 15,000 में से डेबिट 6,000 9 रह गए, 9 में से डेबिट 5250 तो 3750 रह गए, कैसे मर्जी कर लो, सीधा करना है। 15,000 है, 200 पे 50 शेयर अनइश्यूड है, कौन जाने ये 50 शेयर कितने में बिके, 950 शेयर है अभी 1000 में से, 50 शेयर कितने घाटे में बिक जाए अभी क्या पता, तो अभी फायदा नहीं गिना जा सकता। 50 शेयर का फॉरफीचर प्रोपोर्शनेट पड़ा है। कैपिटल रिजर्व में कितना गया है, रीइश्यू का लॉस काटने के बाद 5250। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना गया है, 1000 शेयर पे 10 रुपए ईच, 10,000, क्योंकि डेबिट तो कहीं हुआ नहीं, दोबारा क्रेडिट रीइश्यू पे आया नहीं। ओके, बैंक बैलेंस बड़े ध्यान से करना, 1000 शेयर पे सारा पैसा आ गया होता तो 1,10,000, लेकिन अरियर का पंगा है, कितने, 200 शेयर पे 25 रुपए की कॉल नहीं आई, 5,000, तो 1,05,000 होना चाहिए। रीइश्यू पे कितना पैसा आ गया, 150 शेयर 60 ईच, 9,000 में इश्यू किए, तो ये 1,05,000 प्लस 9 1,14,000, तो बस बैंक बैलेंस 114, इसका भी टोटल करो कितना बनता है, 95 कैपिटल का 3750 5250 प्लस 10,000, ये भी 114, इधर भी कितना हो गया 114। समझ आया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा रीइश्यू की एंट्री भी और शेयर फॉरफीचर की एंट्री भी, फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू करते वक्त क्या होगा, वो बैलेंस शीट पे इंपैक्ट क्या होगा, वो सारी चीजें अपन ने देखी। 114 ये बैलेंस शीट यहाँ से टैली हो गई है। और शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, सेक्शन 53 कंपनी एक्ट का प्रोहिबिट करता है, कोई भी कंपनी सेक्शन 53 नो शेयर चाहे प्रेफरेंस चाहे इक्विटी कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। एक्सेप्शन है ईएसओपी वालों को, एम्प्लॉय को सस्ते शेयर दे सकते हो, ईएसओपी या शेयर इशूड टू क्रेडिटर। मान लो कंपनी डिफॉल्ट पे है, कंपनी डिफॉल्ट पे क्रेडिटर को पे कर नहीं पा रही, तो कोर्ट का ऑर्डर आता है कई बार कि क्रेडिटर को उनके पैसे के बदले में शेयर दे दो, तो शेयर देने उनको डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, किसको, क्रेडिटर को, ठीक है, या ईएसओपी में, वरना डिस्काउंट पे इशू इलीगल है, कर ही नहीं सकते आप, कंपनी एक्ट रोकता है। ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन 53 158 पेज पे। प्रीमियम की जहां तक बात है, ये आपके पास दम होना चाहिए, कंपनी की गुडविल अच्छी होनी चाहिए, प्रीमियम पे शेयर बिक जाए, कितने मर्जी प्रीमियम पे इशू कर लो, कोई नहीं रोकेगा। सेक्शन 52 कह रहा है कंपनी एक्ट में कोई रोक नहीं है, जितना मर्जी महंगा बेच लो। मैंने रिलायंस पावर का शेयर कब बताया था, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला 430 में इशू हुआ था, 10 रुपये वाला 430 में 420 रुपये पर शेयर प्रीमियम था 10 के ऊपर, यानी 4200% प्रीमियम, 10 फेस वैल्यू पे 4200% प्रीमियम यानी 420 रुपये। तो शेयर 10 वाला 430 का रीइशू वो
इशू निकाला था रिलायंस पावर ने। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रोक नहीं है, कितना भी प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। ओके, तो बता रहा है शेयर प्रीमियम की एंट्री क्या, प्रीमियम किस काम आता है ये बता रखा है। देखो मिडल में पेज के 158, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो आप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब राइट ऑफ कर सकते हो। और फुल्ली पेड बोनस शेयर भी दे सकते हो। फ्री के शेयर देने ना तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से दिए जा सकते हैं। कंपनी ने फ्री में शेयर देने हैं बिना पैसे लिए। आप किसी को शेयर बेचते हो तो क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करती है कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं कह रहा हूं फ्री में देने हैं 1000 शेयर फेस वैल्यू 100 ईच, लाख रुपए। तो कंपनी बैंक डेबिट ना करके बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट करेगी 1 लाख, ऐसे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 1 लाख रुपए इस तरह से। फिर ये बोनस टू शेयर को अरेंज करना है आपने कहां से, P&L अकाउंट डेबिट करेंगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज कर सकते हो। एक CRR होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर की या रिडेम्पशन में या बायबैक ऑफ इक्विटी में काम आता है। चलो फिलहाल आप बोनस टू शेयर होल्डर अरेंज कर सकते हो। ये लाख रुपया अरेंज करना है, इन चीजों से कर सकते हो। जब कंपनी के पास अच्छे खासे प्रॉफिट जनरल रिजर्व इकट्ठे हो जाए, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज कर लो, बल्कि क्योंकि P&L जनरल रिजर्व तो और भी कहीं काम आ जाएंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR वगैरह है, इनको यूज कर सकते हो फुल्ली पेड शेयर देने के लिए फ्री में। तो बोनस डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट पैसा अरेंज हो जाएगा, फ्री में शेयर देने हैं, दे सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, ये राइट ऑफ करने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बोनस शेयर में भी। ओके चलो, तो ये सारा है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने की। प्रो रेटा अलॉटमेंट है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबको जो छोटे छोटे शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया थोड़े थोड़े के लिए उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, बाकी वरना प्रो रेटा। जैसे मान लो 10,000 शेयर का इश्यू था, एप्लीकेशन आ गई मान लो 18,000 शेयर की, तो आप 18 में से कुछ को तो रिजेक्ट कर सकते हो। मान लो छोटे छोटे एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया 3,000 वालों को, बाकी 15,000 वालों को प्रोपोर्शनेट 10 दे दिए। जिसने 300 के लिए अप्लाई किया था 200 दे दिए, 150 के लिए किया था 100 प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट देने से क्या होगा कि उनकी एप्लीकेशन मनी तो आई 300 की, उनको अलॉट हुए 200, या टोटल 15,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, अलॉट 10,000 हुए। जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी है वो लौटानी है ना, कंपनी फ्यूचर में अलॉटमेंट भी लेनी है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी लेनी है, वो पैसा उसमें डाल लेगी। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक तो उनको दे दो जिनको कोई शेयर नहीं देना, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। कैपिटल में जो शेयर का इशू है उतने शेयर कैपिटल में डाल दो, टू शेयर कैपिटल। बाकी फालतू पैसा जो है टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से रख लो, और भी ज्यादा है तो टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के नाम से रख लो। अगर इतना ज्यादा है कि अलॉटमेंट भी आ गई सारी और फर्स्ट और सेकंड कॉल भी, अब तो आपको पैसा क्या करना चाहिए, वापिस। अब तो किसी नाम से रख नहीं सकते, तो टू बैंक करके वापस कर देना चाहिए अगर इतना ज़्यादा एप्लीकेशन आई है तो। भाई एप्लीकेशन में के एक्स्ट्रा पैसे से अलॉटमेंट भी पूरी होगी, कॉल्स भी पूरी होगी, फिर भी बच गया तो टू बैंक करके वापस कर दो, और कुछ नहीं है। तो ये बता रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट की बातें कर रहा है, ये बात हो गई थी। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, ये बताया था अरियर पे फॉरफिट करने की धमकी देती है कंपनी कि इतनी तारीख को पैसा दे दो वरना शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो लोग पैसा दे देंगे गुड एंड वेल, ना देंगे तो शेयर क्या कर लेंगे हम, फॉरफिट। तो कॉल्स इन अरियर जब तक फॉरफिट ना हो तो ये बैलेंस शीट में लेस शेयर कैपिटल में से करके पड़ी रहती है, और इसको वो बाद में तैयार हो गया तो उससे इंटरेस्ट लो, कितना जितना आर्टिकल में लिखा है जितने भी परसेंट उतना। आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ लगती है, आर्टिकल का मॉडल है ना शेयर कैपिटल वाली कंपनी में टेबल एफ, उसके अकॉर्डिंग अरियर पे 10% पर एनम इंटरेस्ट लेना है जितना लेट दे रहा है वो। और एडवांस पे कुछ लोग जल्दी में अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट सेकंड कॉल के दे गया, तो ऐसे केस में आपने जितनी देर जल्दी दिया उसका इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मली 12% पर एनम।
एडवांस पे 12% पर एनम और अरियर पे 10% पर एनम कंपनी लेगी, एडवांस पे देगी आपको। और मान लो किसी का एडवांस आ गया एप्लीकेशन के साथ ही, ओवर एप्लीकेशन आ गई, तो उसका पैसा आपने अलॉटमेंट का रख लिया और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, अब उनको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट या सेकंड कॉल का एप्लीकेशन के साथ आ गया, पर इंटरेस्ट एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन से सेकंड कॉल का नहीं, अलॉटमेंट की डेट से फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट की डेट से सेकंड कॉल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि कंपनी का मानना है अगर हम तेरे को शेयर ही ना अलॉट करते तो तू क्या कर लेता, तेरी एप्लीकेशन आई थी और हम शेयर ना अलॉट करते, रिजेक्ट कर देते, पैसा वापस कर देते, तो क्या तू इंटरेस्ट ले लेता। तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट अलॉटमेंट की ड्यू डेट से एप्लीकेशन शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल की डेट और अलॉटमेंट से शेयर सेकंड कॉल की डेट, उसका देना है इंटरेस्ट, ना कि एप्लीकेशन की डेट से देना है। ठीक है, चलो टेबल एफ लगेगी वो बता दिया। कंपनी के लिए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एडवांस को कॉल में एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्ट एक खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट टू बैंक P&L में जाएगा। अरियर पे ले लेंगे वो हमारी इनकम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है। फॉर फ्यूचर मैंने बता दिया, कंपनी वार्निंग देगी 14 डेज का नोटिस कि भैया कॉल दे दे, 14 दिन का टाइम है वरना तेरे शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो उसको वार्निंग देगी, कम से कम 14 डेज का नोटिस देगी, आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग नहीं देगा पैसे तो शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। और फॉरफिट करने के डिसीजन के लिए बोर्ड ही काफ़ी है, शेयर होल्डर ने नहीं लेना ये डिसीजन, बोर्ड अपनी मीटिंग में फैसला कर लेगा कि फॉरफिट करने हैं तो फॉरफिट कर लिए जाएंगे। मेन रीज़न क्या होना चाहिए, अनपेड कॉल, बस फॉरफिट होने का, कॉल नहीं देना मेन है। तो ये फॉरफिचर की एंट्री भी करके दिखा रहा है। एग्जांपल 6763 पे मिस्टर ए शेयर होल्डर है, 1500 शेयर हैं 10 वाले, कहता है ही पेड 4 and 1.5 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ऐसा है 10 रुपये में से 4 की एप्लीकेशन, 1 रुपये 50 पैसे की अलॉटमेंट, 5.5 रुपये दे चुका है, लेकिन 4.5 रुपये की फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, 3 रुपये और 1.5 रुपये की। तो फॉरफिट करने तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी 1500 इंटू 10 15,000। जो नहीं दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल डेबिट हुई, क्रेडिट कम हुई, पैसे कम आए, तो जितनी कम क्रेडिट हुई यहाँ कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल 1500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 4500, टू शेयर सेकंड कॉल 1500 इंटू 1.5 2250, और जो दिया उसने कैपिटल का पैसा 1500 इंटू कितना दिया 5.5, 15 इंटू 5.5 8250 फॉरफिचर अकाउंट में चला गया। प्रीमियम पे इश्यू की बात, अगर वो अलॉटमेंट ना दे तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, देखो जैसे ही अलॉटमेंट ना दे तो आप 2 शेयर अलॉटमेंट करेंगे, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम करेंगे ना, तो पैसे पूरे नहीं होने डेबिट क्रेडिट के, क्योंकि आप क्रेडिट जो कर रहे हो फॉरफिचर में कैपिटल का अमाउंट जो नहीं आया उसमें प्रीमियम जोड़ के अलॉटमेंट कर रहे हो, तो आपको जो प्रीमियम नहीं आया वो कैंसिल करना है। आया ही नहीं, आप कैपिटल प्रॉफिट मानने बैठे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल करना होगा। तो आपको शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट और सेकंड कॉल, और जो फॉरफिचर में गया कैपिटल का अमाउंट वो लिखना है। प्रीमियम आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में उसने सेकंड कॉल नहीं दी थी तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, तो अब नहीं कैंसिल करना, तो जेब में आ चुका है माल, तो आपको अलॉटमेंट भी क्रेडिट नहीं करनी। आपने जो फॉरफिचर की एंट्री की है तो आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है। यहां पे कितने रुपए डेबिट किया था आपने, 20,000, ये 5,000, ये 75 का 15,000। तो कैपिटल डेबिट अलॉटमेंट क्रेडिट नहीं हुई तो प्रीमियम कैंसिल भी नहीं करना, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट रियलाइज हो चुका है, ये बता रहा। रीइश्यू मैंने बता दिया, मिनिमम किस रेट में इश्यू होगा, जितने कैपिटल के फॉरफिट कर चुके हो उतना डिस्काउंट दे सकते हो। अगर कैपिटल के आपको मिल चुके हैं 75, फेस वैल्यू 100 का शेयर है तो मिनिमम इश्यू प्राइस 25 होगा, बाकी आपकी कोशिश है महंगा बेच लो, ये चीज़ है। ठीक है, तो बैंक डेबिट, फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल, इस तरह से एंट्री कर दी जाएगी। फॉरफिचर में कितना बचेगा, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, ये बातें आप कर चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दे रहा है कि भी इसके शेयर फॉरफिट करने। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 10 पे एग्जाम्पल 8 दे रहा है। +2 लेवल में बड़े क्वेश्चन करते हैं आप,
उससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। वो वहाँ से पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन फॉरफीचर का चैप्टर सारा का सारा कवर हो जाता है, फॉरफीचर वाले पढ़ लो। यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे, बैलेंस शीट पूछता नहीं है आपसे, वो मैं नॉलेज के लिए बना देता हूँ कि भाई ठीक है, आपको शॉर्ट में बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8, ए ने 1000 शेयर, पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 8, ए ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था 10 ईच, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर, बट उसे 500 शेयर ही मिले, 500 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, 3 रुपये एप्लीकेशन के थे, बट ही डिडंट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5, जिस पे क्या है प्रीमियम भी है, प्रीमियम 2.5 रुपये का, और सब्सिक्वेंट फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, यानी शेयर सेकंड कॉल तक नहीं चले। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 8 में आप मुझे बता दो कि एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितने की है, ये बता दो। पहले ये बता रहा है कि शेयर 12.5 का इशू हो रहा है, एप्लीकेशन 3 रुपये की है, ओके, अलॉटमेंट जो है वो बता रहा है 4.5 रुपये की है, जिसमें 2.5 का प्रीमियम भी है, और 500 शेयर्स अलॉटेड ऑफ ₹10 ईच। इनका इशू प्राइस क्या है 12.5, 2.5 रुपये उसमें प्रीमियम के हैं, पर अप्लाई उसने 1000 के लिए किया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की नहीं दी, सब्सिक्वेंट इसने ना तो अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी 2 रुपये की, इसके शेयर फॉरफिट 12.5 पूरे कर दो, तो ये कितने हो गए 9.5, 3 रुपये की सेकंड कॉल होगी। पर ये तो ड्यू ही नहीं हुई अभी। क्वेश्चन अप्लाइड फॉर कितने के लिए अप्लाइड किया, अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन अलॉटेड कितने हुए उसे 500 शेयर, तो इसकी एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई होगी, एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, इसका पैसा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो गया होगा बताओ। इसने एप्लीकेशन 1000 शेयर के लिए दी, इसको 500 शेयर मिले, तो 500 शेयर पे एप्लीकेशन 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1500 रुपये की है, ये 1500 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। तो जब इसकी शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुई होगी, अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्या एंट्री हुई होगी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो 500 शेयर्स पे 500 शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट 4.5 रुपये की है, 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से कैपिटल में गए होंगे 1000, 500 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 1250 यहाँ 2250। चलो, तो ये अलॉटमेंट होगी। अब लेकिन प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुई थी, लेकिन मिले कितने वो देखना है। आने तो 2250 चाहिए, लेकिन ये आदमी 1500 रुपये पहले दे चुका है, 1500 रुपये पहले दे चुका है। देखो एडवांस एडजस्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन एडजस्टेड, 750 रुपये अरियर है इस आदमी का, पर इसने नहीं दिया, यानी इसका डिफॉल्ट अलॉटमेंट का 750 का है, बनते तो इसके 2250 है, लेकिन 1500 रुपये एप्लीकेशन के वक्त फालतू दे चुका था, तो इसका मतलब 750 और दे दे, ये अरियर है, नहीं दिया। शेयर फर्स्ट कॉल में भी ऐसा हुआ, टू शेयर कैपिटल, इस बंदे के 500 शेयर पे कितने 1000 रुपये ड्यू हुए, ठीक है, लेकिन नहीं दिए इसने कोई एंट्री नहीं की, जैसे इसकी कोई एंट्री नहीं की ना अलॉटमेंट के, नहीं दिए, इसने ये भी नहीं दिए। अब इसके शेयर फॉरफिट करने हैं। अब जब शेयर फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल कितने तक डेबिट करूं, ध्यान से देखना। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन 12.5 यानी 10 रुपये कैपिटल तक चला ही नहीं, ये तो ड्यू ही नहीं हुई अपनी, ये अपना क्वेश्चन 3, 4.5, 7.5 और 2 9.5 ड्यू हुए, जिसमें 2.5 तो प्रीमियम के हैं,
तो आप देखो इसके 500 शेयर में एप्लीकेशन 3, 2 की अलॉटमेंट एंड 2 की फर्स्ट कॉल, ड्यू ही 7 रुपये हुए हैं क्योंकि 2.5 तो प्रीमियम के हैं, तो 500 इंटू 7 3500 शेयर अलॉटमेंट ऐसा है। इसके कैपिटल के तो इसमें 2 रुपीज़ ही है ना, और बाकी 2.5 किसके हैं, वो प्रीमियम के हैं। तो इसने 750 अपने को कितने नहीं दिए, 750 नहीं दिए। 2 शेयर फर्स्ट कॉल इसने नहीं दिए 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल के ₹2 1000 जो दिए वो कहाँ डाल दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दो। अब एक एक करके करो। 500 शेयर पे इसने क्या है 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन दे दी 1500 रुपये, और कैपिटल के सारे दे दिए इसने। 500 शेयर पे इसने कितने रुपए बनते हैं अलॉटमेंट के, 2 रुपये बनते हैं, जो दिए वो सारे दे दिए इसने। हाँ, इसका डिफॉल्ट किसका है, प्रीमियम का डिफॉल्ट है, क्योंकि इसको देने तो कितने थे अलॉटमेंट के सारे, 500 इंटू 4.5, ये देखो 500 शेयर इंटू 4.5 के हिसाब से 2250। इसके एडवांस आए हुए तो 15, अरियर 750, लेकिन कैपिटल के तो सारे दे दिए इसने, क्योंकि कैपिटल के तो बनते ₹2 के अकॉर्डिंग है। 500 इंटू 2 1000, यानी मैं मान रहा हूं इस 1500 में शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कैपिटल के कितने ड्यू होंगे, 500 शेयर पे ₹2 के अकॉर्डिंग 1000, तो वो तो इसने क्या है ड्यू वाले कैपिटल के 1000 रुपये तो दे दिए। अरियर कितना है, मतलब बैलेंस, पेमेंट टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के 500 रुपये दिए हैं बैलेंसिंग फिगर इसने, 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के 500 रुपये इसने दिए हैं, 1000 और 500 का डिफरेंस 1500। चलो, तो अलॉटमेंट के प्रीमियम के बनते थे 2.5, 500 इंटू 2.5 1250, 500 दिए, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने नहीं दिए इसने, 750 रुपये। ये जो 750 रुपये नहीं दिए, ये सारे के सारे किसके नहीं दिए, प्रीमियम के। तो इसने 2500 रुपये तो जो दिए हैं वो कैपिटल के दिए हैं, फॉरफीचर में कैपिटल का अमाउंट डलता है। तो यानी कि जो प्रीमियम के दे दिए वो कहीं नहीं लिखे, जो प्रीमियम के डिफॉल्ट है वो लिखे, यानी कि प्रीमियम अमाउंट जो था सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, वो प्रीमियम अमाउंट था 500 शेयर पे 2.5 ईच 1250 रुपये। इसमें से 500 रिसीव हो गए, 750 नॉट रिसीव है, यही बात है ना। एडवांस में आपको 1500 रुपये मिले थे, उसमें से 1000 कैपिटल के मान लिए फर्स्ट, बैलेंसिंग प्रीमियम के 500, तो प्रीमियम के 750 नहीं मिले। जो नहीं मिले वो कैंसिल करो, जो मिल गए 500 उसे नहीं कैंसिल करना, जो नहीं मिले वो वाले हैं, नॉट रिसीव वाले हैं, ये 750 रुपये नॉट रिसीव वाले। अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल कोई केस है ये, नॉट रिसीव वाला अमाउंट है ये, जो नहीं मिला। ठीक है, जो मिल गया 500 वो कहीं नहीं लिख रहा, वो तो मिल ही चुका है, वो तो इनकम में पड़ा रहना चाहिए, प्रीमियम कैंसिल क्यों करें। वो फॉरफीचर में हमेशा कैपिटल का अमाउंट जाता है। 500 शेयर पे 3 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट, 1500 फालतू थे, तो कैपिटल के 1000 रुपये आ चुके हैं, तो ये 2500 इस तरह से। तो ये शेयर फॉरफिट हो गए। अच्छा केस है, क्योंकि प्रीमियम के कुछ पैसे आए कुछ नहीं आए, इसलिए थोड़ा अच्छा है। कैपिटल के सारे आय मान लिए मैंने, फर्स्ट किसके आय मानने हैं, कैपिटल के, ज़्यादा बेटर है ये। बाकी एजम्पशन है कि कोई प्रीमियम के आय मान ले, कैपिटल के आउटस्टैंडिंग तो मर्जी है, वैसे अच्छा है कि कैपिटल के पहले मान लो। अब इन शेयरों को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कहता है ये शेयर 9 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर रहा है, तो इन शेयरों को बेच रहा है ये बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर 9 ईच के हिसाब से 4500 में रीइश्यू कर रहा है। नुकसान कहाँ डेबिट कर दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, 500 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से नुकसान 500 डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। समझे। तो आपने फॉरफीचर में ये 5000 रुपये इस तरह से जो है 500 रुपये डेबिट कर दिए नुकसान,
इस तरह। तो शेयर फॉरफीचर जो बचा पड़ा है सारा का सारा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अनइश्यूड तो कोई शेयर है ही नहीं, सारे इश्यू हो गए। ठीक है, तो फॉरफीचर में 2500 में 500 डेबिट करके 2000 जो बैलेंस है उसे रखने की कोई वजह नहीं, उसे कहाँ डाल दो? कैपिटल रिजर्व में डाल दो। इस तरह से समझ आई ये कैपिटल रिजर्व कैसे बना है? इस तरह से ये कैपिटल रिजर्व बना है। हो जाएगा जी। तो अब करो, इसके एमसीक्यू लगे हुए हैं 35, ये क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद आईसीआई के ये क्वेश्चंस लगे हैं, तो प्रैक्टिस करनी है हमें इन सब क्वेश्चंस की। तो देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपन क्वेश्चंस को। काफ़ी क्वेश्चंस लगे हुए हैं इस पूरी कंपनी अकाउंट में। यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर। इसमें वेटेज है क्वेश्चन ज़्यादा आने की। इश्यू ऑफ डिवेंचर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसी में बनते इश्यू ऑफ शेयर्स में। थैंक यू।